हेलो रिपॉन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार पीपीएस टीआरई 4.0 इससे रिलेटेड बिहार स्पेशल जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस के आधार पे हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय ने यह कब घोषित किया कि अब हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार होगी। पटना उच्च न्यायालय ने यह कब घोषित किया कि अब हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है मार्च 2019, ऑप्शन बी है अप्रैल 2019, ऑप्शन सी है मई 2019, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय ये अप्रैल 2019 में घोषित करता है कि अब हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब होती है। तो पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना होती है आपका 3 फरवरी 1916 को होती है। कब होती है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को होती है। और ध्यान रखेंगे, पटना उच्च न्यायालय के पहले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये थे आपके जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड। कौन थे। तो जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड थे। ये पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि भारत जब स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये आपके थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। कौन थे। तो ये आपके थे पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। कौन है। तो ये हैं कृष्णन विनोद चंद्रन है। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। ये वर्तमान में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो ये हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। और इनकी कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल आपका 26 अप्रैल 2025 तक है। कब तक है। तो 26 अप्रैल 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। तो आप इस सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। देखिए, हम केवल यहाँ पे एक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे, उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को भी हम कवर कर रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सीरीज को आप कंप्लीट देखते हैं तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो इससे बाहर आए। तो देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि पटना उच्च न्यायालय ने यह कब घोषणा की कि अब हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार होगी। तो अप्रैल 2019 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है। तो 3 फरवरी 1916 को होता है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो एडवर्ड मेनार्ड थे। वहीं स्वतंत्रता पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके पंडित लक्ष्मीकांत झा। और वर्तमान में कौन है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, जिनका कार्यकाल 26 अप्रैल 2025 तक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार कब स्वरूप में आया। अभी वर्तमान में जो बिहार हम देखते हैं, बिहार का जो वर्तमान नक्शा है, ये आपसे पूछा जाए कि ये बिहार का वर्तमान नक्शा कब स्वरूप में आता है। तो ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 1936 में, ऑप्शन सी है 2012 में, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वर्तमान बिहार जो है यह झारखंड के विभाजन के पश्चात आपका स्वरूप में आता है।
तो झारखंड बिहार से कब अलग होता है? तो झारखंड बिहार से आपका अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। तो 15 नवंबर 2000 से ही आपका जो वर्तमान बिहार है यह स्वरूप में आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 2000 ईस्वी में। तो वर्तमान बिहार जो है यह झारखंड के बिहार से अलग हो जाने के पश्चात स्वरूप में आता है। और ध्यान रखेंगे झारखंड जो है यह आपका बिहार के नीचे यानी दक्षिण भाग में स्थित है। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे कि बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है? बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है? तो यह आपका 1 अप्रैल 1936 को आपका अलग होता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप ध्यान रखेंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आप जानते होंगे कि कोसी नदी को कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद यूनिस, उसके बाद है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये आपके थे जेम्स डेविड शिफ्टन थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें ध्यान रखेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो जेम्स डेविड शिफ्टन थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार हैं, जो 9 बार अब तक शपथ ले चुके हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, इनका शपथ ग्रहण आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पूरी तरह बिहार में बहती है? हमें उस नदी का नाम बताना है जो पूरी तरह बिहार में ही बहती है। ऑप्शन नंबर ए है कोसी, ऑप्शन बी है कर्मनाशा, ऑप्शन सी है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात करते हैं हम कि कौन सी नदी है जो पूरी तरह से बिहार में ही प्रवाहित होती है। तो यह आपका है बूढ़ी गंडक है। क्या है? बूढ़ी गंडक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना, इसका आंसर आप आसानी से याद रख सकते हैं। जब बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो अपने घर में ही रहता है। बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो अपने कहाँ रहता है? यह अपने घर में ही रहता है। तो बिहार में ही रहेगा कौन? बूढ़ा व्यक्ति, यानी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वह केवल बिहार में ही बहती है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आपसे पूछ लें कि बूढ़ी गंडक है, इसका उद्गम स्थान क्या है? बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थान की बात करें तो यह आपका है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो यह सोमेश्वर पहाड़ी से आपका इसका उद्गम होता है। उसी के साथ बात करें तो यह गंगा में कहाँ जाके मिलता है? तो यह मुंगेर में, मुंगेर के उत्तर में, मुंगेर के उत्तर में गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर में गंगा से मिलती है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उदंतपुर शिक्षा केंद्र इसकी बात करें तो यह आपका बिहार में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदंतपुर शिक्षा केंद्र। यह आपका बिहार में स्थित है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे जो उदंतपुर शिक्षा केंद्र है इसे किसने स्थापित किया? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने कराया?
तो गोपाल ने कराया। किसने कराया? गोपाल ने। गोपाल कौन था? तो गोपाल आपका पाल वंश का प्रथम राजा था। गोपाल जो था यह आपका पाल वंश का प्रथम राजा था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना आपका गोपाल द्वारा कराया जाता है, जो पाल वंश का प्रथम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला की बात करें तो यह आपका रोहतास है। रोहतास जो है बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। रोहतास में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? तो यहाँ के 75.59% लोग जो हैं ये साक्षर हैं। वहीं बात करें कि बिहार का सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो यह आपका पूर्णिया है। पूर्णिया के लोग सबसे कम साक्षर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ की साक्षरता दर आपका है 52.49% है। इसी के साथ साथ हम बात करें, देश में बात करें तो देश में सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार ही है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो यह आपका बिहार है। बिहार की कुल साक्षरता की बात करें तो यह आपका है 61.80% है। बिहार में हम बात करें कि पुरुष की साक्षरता दर कितना है, तो बिहार में पुरुष की साक्षरता दर है 71.20% है। वहीं हम महिला की साक्षरता की बात करें तो बिहार में महिला की साक्षरता दर आपका है 51.50% है। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना को आपको 100% याद रखना है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा, इसलिए सभी पॉइंट्स को हमने आपको रिवाइज कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा को साझा करता है? ऑप्शन ए है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी है किशनगंज, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें कि बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, तो यह आपका है किशनगंज। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। किशनगंज जो है यह नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा को साझा करता है। जैसे ध्यान देंगे, यह आपका बिहार का मैप हो गया, तो यहाँ पे है किशनगंज जो आपका इधर से पश्चिम बंगाल और इधर नेपाल दोनों से सीमा को साझा करता है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब बात करें हम थोड़ा किशनगंज की, तो किशनगंज जो है यह बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए, नेपाल से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है इसे तो हमने आपको बता दिया है। अब आज हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल से लगा जिला कौन कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल से बिहार का 3 जिला लगता है। कौन कौन सा लगता है? तो यह आपका है कटिहार। कौन है? तो एक है आपका कटिहार है, उसके बाद आपका है पूर्णिया है, और कौन है? और एक हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है कि किशनगंज है। तो ये 3 जो जिला है ये आपका पश्चिम बंगाल से बिहार के साथ लगता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहार की भाषा कौन सी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहार की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए है भोजपुरी, ऑप्शन बी है अंगिका, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में हम बात करें कि बिहार का कौन सा भाषा सम्मिलित है, तो यह आपका मैथिली है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, भारत का जो आपका संविधान का 8वां अनुसूची है इसमें
अब तक 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इससे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय प्रारंभ में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में जाड़े का मौसम कब से कब तक रहता है? हमें बताना है कि बिहार में जाड़े का मौसम कब से कब तक रहता है। तो ऑप्शन ए है नवंबर से मध्य फरवरी तक, ऑप्शन बी है अगस्त से मध्य फरवरी तक, ऑप्शन सी है अक्टूबर से दिसंबर तक, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें कि बिहार में जाड़े का मौसम कब से कब तक रहता है, तो यह आपका नवंबर से मध्य फरवरी तक रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि बिहार में गर्मी कब से कब तक रहता है, तो गर्मी आपका रहता है अप्रैल से जुलाई तक। कब से कब तक रहता है? तो अप्रैल से जुलाई तक यह आपका गर्मी का समय होता है। वहीं बात करें बिहार में वर्षा ऋतु का समय कब से कब तक होता है, तो जुलाई अगस्त से लेकर कब तक होता है, तो यह आपका अक्टूबर तक होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है यह हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 555 मीटर, ऑप्शन बी है 455 मीटर, ऑप्शन सी है 342 मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई की बात करें तो यह आपका है 455 मीटर। कितना है? 455 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, जो सोमेश्वर श्रेणी है यह आपका बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? तो बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी में बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? तो यह आपका वाल्मीकि नगर में है। सोमेश्वर श्रेणी की आपका जो वाल्मीकि नगर है, इसी में आपका क्या है, इसमें बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अगर कि सोमेश्वर श्रेणी में कौन सा वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सोमेश्वर श्रेणी इसमें आपका साल का जो वृक्ष है यह आपका सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसका आंसर आपको हमें कमेंट अवश्य करना है कि बिहार का प्रथम ऑफिशियल भाषा कौन सा है। बिहार का प्रथम ऑफिशियल भाषा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है, इसे आपको हमें कमेंट कर बताना है। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।